आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी के साथ साथ ही अन्य ग्रहों का भी निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी हैं। किसी ने अद्वैतवादी संकल्पना दी है तो किसी ने द्वैतवादी। हम आज अद्वैतवादी संकल्पनाओं के बारे में ही बात करेंगे। अद्वैतवादी संकल्पना को ही एक तारक संकल्पना भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी के साथ अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है। एक तारक संकल्पना के बारे में सबसे पहले विचार कास्ते द बफन ने दिया था, जो एक फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने सिर्फ विचार ही दिया। इसके बाद इमैनुअल कांट तथा लाप्लास ने अपनी एक तारक परिकल्पनाएं दे दी। आज हम देखते हैं इमैनुअल कांट के बारे में और उनकी दी गई वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में। तो इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई वायव्य राशि परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित थी। यह परिकल्पना उनने 1755 में इमैनुअल कांट जर्मन के एक दार्शनिक थे। इमैनुअल कांट ने अपनी परिकल्पना में कहा कि प्राचीन समय में ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ बिखरे हुए थे। ठीक इसी प्रकार यह पदार्थ ठोस थे, शीतल थे और गतिहीन थे। धीरे धीरे इन्हीं पदार्थों में आपसी आकर्षण होने लगा। आकर्षण होने के कारण यह पदार्थ एक जगह एकत्रित होने लगी। एकत्रित होने से यह पदार्थ घूमने लगा और यह पदार्थ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस प्रकार यह पदार्थ बड़ा हुआ और स्पीड से घूमने लगा और इनके बीच एक केंद्र अभिसारी बल, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, वह कार्य करने लगा। केंद्र अभिसारी बल के कारण इसी पदार्थ से एक छल्ला बाहर की ओर निकल गया। इसी प्रकार 9 छल्ले इसी बल के कारण इससे बाहर की ओर निकल गए। बाद में इन्हीं छल्लों में जो पदार्थ घूम रहा था एकत्रित होने लगा। एकत्रित होकर एक ठोस रूप ले लिया और एक ग्रह का निर्माण हुआ। इसी प्रकार सभी 9 छल्लों से 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। बाद में यही क्रिया इन ग्रहों में भी अपनाई गई, जिससे इनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इमैनुअल कांट की इस परिकल्पना की सराहना की गई, लेकिन बाद में तार्किकता की कमी के कारण इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह सिद्धांत पूरी तरह से अस्वीकार किया गया? नहीं, क्योंकि इस सिद्धांत के बाद लाप्लास को एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसके कारण लाप्लास ने अपनी परिकल्पना दी। इमैनुअल के इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गईं। आलोचनाओं में कहा गया कि यदि कोई पदार्थ आपसी आकर्षण के कारण किसी एक जगह एकत्रित होता है तो उसमें गति उत्पन्न कैसे हो सकती है, जबकि इमैनुअल कांट महोदय ने कहा है कि इसमें गति उत्पन्न हुई, जो कि बिल्कुल निराधार है। और इन्होंने कहा कि जैसे जैसे वह पदार्थ बड़ा होता गया उसकी गति तेज होती गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ के बड़े होने से उसकी गति धीमी हो जाती है। और इन्होंने कहा कि जैसे जैसे उसकी गति तेज होती गई, उस पर लगने वाला केंद्र अभिसारी बल भी बढ़ता गया। यह भी साइंस के नियम के विपरीत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इनकी एक और आलोचना की बात करें तो इन्होंने कहा है कि उस पिंड से 9 रेंगें निकली थी। तो 9 ही रेंगें क्यों निकली थी? 8 भी निकल सकती थी, 7 भी निकल सकती थी, 10 भी निकल सकती थी। और इन्होंने कहा कि जो क्रिया ग्रहों के निर्माण के लिए अपनाई गई, वही क्रिया ग्रहों से उपग्रहों के निर्माण के लिए अपनाई गई, जो कि बिल्कुल निराधार है। क्योंकि बुध और शुक्र ग्रह को देखें तो इनके तो उपग्रह भी नहीं हैं, तो इनकी रिंगों का क्या हुआ? हम इस सिद्धांत में देखते हैं कि यदि 9 ग्रहों का निर्माण हुआ तो फिर सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? तो उस पदार्थ का जो शेष बचा हुआ हिस्सा रह गया था, वही हिस्सा बाद में सूर्य कहलाने लगा। इस प्रकार इमैनुअल कांट ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की।